ओके क्लास, आज हम लोग देखते हैं इनफर्टिलिटी इन फीमेल। इनफर्टिलिटी इन फीमेल। कौन कौन सा रीज़न हो सकता है जिससे फीमेल में इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। जैसे ओवेरियन डिसफंक्शन, ओवेरियन डिसफंक्शन अगर ओवरी का अब नॉर्मल फंक्शनिंग होने लगे, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगे, या ओवरी से ओवुलेशन ना हो, एन ओवुलेटरी कंडीशन हो जाए, ठीक है, या ओवरी में हम ये कह लें कि कोई फाइब्रस ग्रोथ हो जाए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मिला करके हम ओवेरियन डिसफंक्शन कहते हैं कि ओवरी का नॉर्मल फंक्शनिंग ना हो। ठीक है, तो ये हो सकता है इनफर्टिलिटी का एक रीज़न। एक रीज़न हम सोच सकते हैं, कहीं फलोपियन ट्यूब में जैसे वास्ट डिफरेंस में ब्लॉकेज होता था, उसी तरीके से अगर फलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, तो वो भी रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का। ब्लॉकेज इन फलोपियन ट्यूब, ब्लॉकेज इन फलोपियन ट्यूब, तो ये भी रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का। जैसे सपोज़ करो कि फलोपियन ट्यूब में क्या हो, ये हम लोग सपोज़ कर लें कि अगर इस फलोपियन ट्यूब में कोई थिकनेस बढ़ जाए टिश्यूज़ की, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ गई, ठीक है, तो ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है फर्टिलाइज्ड एग या स्पर्म के मूवमेंट में, या इवन एग के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है। या हम ये कहें कि यहाँ पे कोई ट्यूमर वगैरह का फॉर्मेशन हो जाए और इससे ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं फलोपियन ट्यूब के केस में। ठीक है, तो कोई ब्लॉकेज है अगर फलोपियन ट्यूब में, तो उस वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। तीसरी बात अगर हम करें इम्पेयर्ड मोटिलिटी की, इम्पेयर्ड मोटिलिटी, ठीक है, जो ओवम का मूवमेंट है पेरिस्टालसिस के हेल्प से, अगर पेरिस्टालसिस में, ठीक है, पेरिस्टालसिस में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, या हम ये कह रहे हैं सिलियरी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ये कंडीशन बन जाएगा इनफर्टिलिटी का। ठीक है, तो अगर ओवम के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम हुआ, हमें पता है कि ओवम का अपना मूवमेंट नहीं होता है, वो सिलियरी मूवमेंट और पेरिस्टालसिस के ही हेल्प से मूव करता है, तो ये भी एक रीज़न हो जाएगा। अगर हम कहें हाइपर प्रोलैक्टीमिया, ये भी एक रीज़न है, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हो जाएगा ब्लड में, ठीक है, उस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन हो जाने से मिल्क का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब जैसे देखना, हम ये कहें एबनॉर्मल या एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है, अब हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन है, इसके वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होने लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाई लेवल ऑफ मिल्क प्रोडक्शन,
ठीक है। और इस हाई लेवल ऑफ मिल्क प्रोडक्शन के वजह से ही क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस मिल्क का इजेक्शन होने लगता है मेमरी ग्लैंड से, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोल दिया जाता है गैलेक्टोरिया, ठीक है। उसी कंडीशन को बोल देते हैं गैलेक्टोरिया। तो हम कह सकते हैं कि जब हाइपर प्रोलैक्टिन रहता है, ठीक है, तो उस वजह से हाई लेवल ऑफ मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है और उसी वजह से गैलेक्टोरिया का कंडीशन हो जाता है। तो इनफर्टिलिटी इन फीमेल का एक रीज़न, अगर हम कहें कि गैलेक्टोरिया क्या एक गैलेक्टोरिया की वजह से इनफर्टिलिटी है कि नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि गैलेक्टोरिया की वजह से इनफर्टिलिटी होगी। किस केस में गैलेक्टोरिया है, तो हम ये जान जाएंगे कि हाइपर प्रोलैक्टीमिया का केस है, तभी गैलेक्टोरिया हुआ है। अब यहाँ पे एक समझने की बात ये होती है कि जो प्रोलैक्टिन है, तो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन एलएच और एफएसएच को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे जानने की चीज़ ये है कि हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, हम ये कहते हैं कि हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिट LH एंड FSH, ठीक है। तो इस वजह से इनफर्टिलिटी आएगी, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि हाइपर प्रोलैक्टीमिया रहेगा तो इनफर्टिलिटी आएगी। या कोई ये बोल दे कि गैलेक्टोरिया की वजह से इनफर्टिलिटी है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ है, क्योंकि गैलेक्टोरिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपर प्रोलैक्टीमिया है, मतलब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है, इसीलिए गैलेक्टोरिया का केस है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो वो निगेटिव फीडबैक देगा LH और FSH को, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो गया इनफर्टिलिटी के लिए, या हम ये कह दें डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। एक रीज़न हम दे सकते हैं, एक रीज़न हम दे सकते हैं हाइपोगोनाडिज्म का। हाइपोगोनाडिज्म कह देने का मतलब कि गोनैड का कंप्लीट डेवलपमेंट ना हो, ठीक है। तो हम ये कह दें इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ गोनैड। अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो ओवरी की बात है। तो अगर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ है गोनैड्स का, तो वो तो इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही, क्योंकि अगर हाइपो कंडीशन है तो फिर गोनैड से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कंप्लीट सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, उसके साथ साथ ओवुलेशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। एक कंडीशन और है हाइपोएस्ट्रोजेनिज्म। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं हाइपो एस्ट्रोजेनिज्म, ठीक है। तो एस्ट्रोजन अगर कम है तो इससे भी तो एन ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी आएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन कम है तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, एन ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है। ये हो गया। अब हाइपोएस्ट्रोजेनिज्म में हम ये कहते हैं लीडिंग टू एन ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी, ठीक है, एंड डिक्रीजेज menstruation or absence of menstruation, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, एमिनोरिया, ठीक है।
या एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से ही इंटरेस्ट इन सेक्स कम हो जाना, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सपीरियंस ऑफ लॉस ऑफ लिबिडो, ठीक है, इसको हम बोल दिए इंटरेस्ट इन सेक्स। लिबिडो का मतलब हो गया इंटरेस्ट इन सेक्स, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं, एक रीज़न ये भी हो सकता है इंडोमेट्रोसिस। इंडोमेट्रोसिस में क्या होगा कि जिन टिश्यूज़ को नॉर्मली यूट्रस के अंदर ग्रो करना होता है वो आउटसाइड यूट्रस ग्रो करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं टिश्यूज़ दैट नॉर्मली ग्रो inside uterus grows outside, ठीक है। तो ये कंडीशन भी, इंडोमेट्रोसिस भी हम कह सकते हैं कि एक रीज़न बन जाएगा इनफर्टिलिटी का। जैसे सपोज करें कि अगर ये ओवरी है, ये सर्विक्स है, तो यहाँ पे इंडोमेट्रियल टिश्यूज़ का ग्रोथ होना है। अब ये इंडोमेट्रियल टिश्यूज़ यहाँ ग्रो ना हो करके कहीं इधर ग्रो होने लगे, ठीक है, कहीं यहाँ पे ग्रो होने लगे, तो ये कंडीशन कहला जाएगा इंडोमेट्रोसिस, ठीक है। मोस्ट ऑफनली हम ये देखते हैं कि ये टिश्यूज़ ज़्यादातर ग्रो कर जाता है फलोपियन ट्यूब में या सर्विकल पोर्शन में, ठीक है। तो इससे वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं और ये फर्दर एक रीज़न हो जाता है इनफर्टिलिटी का, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब अगर हम देखें एक और रीज़न अगर हम खोज रहे हैं तो जो फाइब्रॉइड यूटरस है, फाइब्रॉइड यूटरस, ये भी एक रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का। ये ध्यान देना कि फाइब्रॉइड यूटरस होता क्या है कि जो नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है यूटरस में उसी को हम बोल देते हैं फाइब्रॉइड यूटरस। ये हम कह दें नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ यूटरस, ठीक है, या ग्रोथ इन यूटरस हम बोल दें, ठीक है। अब होता क्या चीज़ है कि इसी को हम लोग एक दूसरा नाम दे देते हैं लियोमायोमा, ठीक है। लियोमायोमास फाइब्रॉइड यूट्रस को ही बोला जाता है। जैसे सपोज करें कि अगर ये यूट्रस है तो बेसिकली होता क्या है, माफ़ करना, फाइब्रॉइड यूट्रस में कंडीशन देखेंगे, ये मान लो ओवरी है, ये कंडीशन, ठीक है। तो फाइब्रॉइड यूट्रस में देखने को क्या मिलता है कि नॉन कैंसरस फाइबर्स ग्रो करने लगते हैं, ठीक है, यूट्रस के अंदर। अब मान लो कि यहाँ पे नॉन कैंसरस फाइबर्स ग्रो कर गए, सॉरी नॉन कैंसरस क्या बोलते हैं कि ट्यूमर का फॉर्मेशन होता चला गया है, इधर नॉन कैंसरस ट्यूमर का फॉर्मेशन होता चला गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन कैंसरस इसी को बोला जाता है फाइब्रॉइड यूट्रस।
रिप्रोडक्टिंग एज में या रिप्रोड्यूसिंग एज में ही ये फाइब्रॉइड का केस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है फीमेल में। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।